स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। क्योंकि जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए काफ़ी टफ लगता होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, और जो डर आपका बना हुआ है कि एग्जाम में पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके और इलेक्ट्रिसिटी से आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आई होप कि उनका नंबर इलेक्ट्रिसिटी से एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये दावे के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो बिना देर की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है वो रहा ये। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को आप देखेंगे। कह रहा है बेसिक बातें मैं बताते चलूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, घबराना नहीं है। चलो भाई देखो, कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इफ these 3 parts are then joined in parallel, calculate the total resistance of the combination so formed। ओके, क्या कह रहा है कि पहले एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, पहले एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, वायर है R है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर लिए गए, काट दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि फिर इन तीनों पार्ट्स जो कटे हुए थे इनको क्या कर दिया गया, पैरेलली जोड़ दिया गया। क्या किया गया, पैरेलली जोड़ दिया गया। तो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 कॉम्बिनेशन सो फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया R रेजिस्टेंस, और आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड होता है, उनको 3 हिस्से में बांटा गया होगा, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस जो R था पहले, अब क्या हो गया, उनके 3 हिस्से बना दिए गए, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, R/3। और एक कॉन्सेप्ट जो सभी को मालूम होना चाहिए कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ते हैं तो पैरेलल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो पता ही होगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता, क्या होता, सीरीज कॉम्बिनेशन होता, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ये पैरेलल के लिए, ठीक है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो क्या होता, सिंपली ऐड कर देते R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए जिससे कि आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट, मतलब पैरेलल में होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 देन 1/R पैरेलल, ठीक है। और R सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या किया है कि बाद में क्या कर दिया गया, पैरेलल ही जोड़ दिया गया है ना। तो पैरेलल के लिए कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, जो ऊपर दिया गया है, कौन सा, ये वाला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लगा दो। आपके पास R1 होगी R/3, R2 होगी R/3 और R3 भी होगी R/3। तो हम 1/R पैरेलल जो निकालते हैं, जो इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। अब ये जो 3 है वो नीचे है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जो हमारे पास जो R पैरेलल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। तो बताओ कितना हो जाएगा भाई, 3/R। R को हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, जो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3, ये तो आता ही होगा 9/R। कितना हो जाएगा, 9/R। लेकिन ध्यान दो, ये तो 1/R पैरेलल आया ना, हमें तो R पैरेलल चाहिए। तो हम R पैरेलल के लिए क्या करेंगे, हम उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है भाई। तो R पैरेलल जो हमारा आ जाएगा, अगर ये उल्टा जो ऊपर जाएगा तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, ऊपर। तो जो
डिनोमिनेटर था वो क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पहला क्वेश्चन जो देख सकते हैं। बहुत ही आपने क्या सीखा, पैरेलल में जोड़ने का तरीका, सीरीज में जोड़ने का, और बाकी एक न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। तो ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझ लिए कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। तो आओ समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर किसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लिखते हैं, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, क्लास 10th में W/T। तो क्या बोल सकते हैं इसे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, और करके लिख सकते हैं, और कंज्यूम्ड एनर्जी, कंज्यूम्ड एनर्जी known as पावर। ओके, अगर हम पावर की बात करें तो पावर का डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट की जो बात होती है किसकी, पावर की यूनिट, वो क्या होती है, वो होगी, वो हो जाएगी वॉट। जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉट। ठीक है, अच्छा अब ये पूछा है आगे करके कि आप ये बताओ, व्हेन डू वी से दैट द पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। मतलब कह रहा है कि 1 वाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कब होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो पावर को आपको 1 दिखाना है तो आपको यहाँ पर P1 तभी होगा, P1 तभी होगा जब वर्क डन क्या हो जाए, 1 जूल हो जाए। कितना हो जाए, 1 जूल, और टाइम कितना ले, 1 सेकेंड। बोलो है कि नहीं, जब दोनों ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 1 1 हो जाए तो जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा वो भी तो 1 आएगा, जो कि पावर है, और पावर भी कितना आ जाएगा, 1 वाट। मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 1 वाट को डिफाइन करने के लिए आप 1 वाट को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, 1 वाट को डिफाइन करने के लिए 1 वाट, यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे 1 वाट को, यहाँ पर इफ एनर्जी कंज्यूम्ड और ट्रांसफर्ड, दोनों बात कर सकते हैं, या तो ट्रांसफर हुआ हो या कंज्यूम्ड हुआ हो। ट्रांसफर्ड 1 जूल in 1 second, in 1 second, then electrical power is become 1 watt। ठीक है, अब 1 वाट पावर तभी कर सकते हो जब इलेक्ट्रिकल सर्किट को 1 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में प्रोवाइड की गई हो। ठीक है, तो इतना बात आप लिखेंगे एग्जाम में, आपको नंबर कितना मिलेगा, 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, चलो तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हेंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने की चांस ज़्यादा है, इसका आने का चांस ज़्यादा है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना लेते हैं एक, ये हमारे पास कंडक्टर है सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, L है। लेंथ इसका कितना है, L,
और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, इधर से हमने क्या दे दिया, करंट दे दिया। ध्यान देना, करंट के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो परपेंडिकुलर एरिया होता है उसे हम लेते हैं। ठीक है, जो करंट का जो परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये लेंथ है, कितना देर बाद करंट बाहर निकल रही है। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ हो गया। तो अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे, आपको मालूम भी होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए कहाँ से आया, यहाँ से हम कहते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, वहाँ से हम लेकर के आए हैं। और उसके बाद हम ये रो क्या है, R क्या है रेजिस्टेंस, और रो क्या है रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो अब उसके बाद कह रहा है कि आप क्या करो, SI यूनिट ड्राइव करो किसका, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू, देखो R यहाँ पर है, A आ जाएगा R के पास, तो R इंटू ए, और जो L है वो आ जाएगा कहाँ पे, नीचे आ जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा, रो इक्वल्स टू RA बाई एल, RA बाई एल। अच्छा, अब आप बताओ कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो मालूम ही होगा ना। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो फेमस है, ये तो यूनिट सबको मालूम होगा ना, कितना होता है, मीटर स्क्वायर। अच्छा भाई, और लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, ओम मीटर। तो जो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितना, क्या आ गया, ओम मीटर। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये आपको याद रखना है। अब क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई और एलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। कह रहा है कि एलॉय को हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में। तो पहली बात तो ये है भाई, इसके लिए आप लिखोगे, आओ मैं लिख देता हूँ इसके लिए, कि हम एलॉय को क्यों यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में, एलॉय को। ठीक है, तो पहली बात ध्यान देना, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होगी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। पहला रीजन तो ये होगा। आप बोलोगे सर रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या मतलब है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा देगा। ठीक है, क्या देगा, हीट भी ज्यादा देगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे रेजिस्टिविटी इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा ये है कि ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, डू नॉट फॉर्म ऑक्साइड। मेटल जैसे मेटल ऑक्साइड करता है ना, ये ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, डू नॉट मेक ऑक्साइड, जिससे कि ये क्या हो जाएंगे, लंबा टिकेंगे। नहीं तो ऑक्साइड बनने के बाद उनका क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, टूट जाएंगे ना, तो हीटिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, फ्यूज हो जाएगा। लेकिन जो एलॉय होता है वो क्या होता है, वो ऑक्साइड नहीं बनाता है जनरली, जिससे कि वो आपके ज्यादा टेम्परेचर तक वर्क करता है। और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, मतलब कि जो लॉन्ग लाइफ होता है वो लॉन्ग हो जाता है इनका। ठीक है, तो आपसे जैसे एग्जाम में पूछेगा कि ये बताओ आप हीटिंग एलिमेंट के तौर पे एलॉय क्यों यूज करते हो, तो पहला रीजन क्या दोगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। दूसरा आपने क्या दोगे, डू नॉट मेक ऑक्साइड, जैसे कि मेटल बनाते हैं, ये लोग ऑक्साइड नहीं बनाते हैं एलॉय, तो इसीलिए हम एलॉय को यूज करते हैं किसमें, हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट होता है। अब के न्यू मॉडल अगर एग्जामिनेशन की बात करा जाए तो आप जानते होंगे कि केस बेस्ड स्टडी आपको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा उसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, आराम से पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का जवाब देना। अपने मन से नहीं देना है, क्वेश्चन का जवाब देना है पहले पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए केस बेस्ड स्टडी में। ठीक है, इन आवर होम्स वी रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई ऑल्सो कॉल्ड मेन्स, either supported through overhead electric poles or by underground cables. In our country, the potential difference between two wires, live wires and neutral wires of this supply is 220 volt. ये आपने पैसेज को पढ़ा। अब कह रहा है इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो बना हुआ है, राइट द कलर्स ऑफ द इंसुलेशन कवर्स ऑफ द लाइन वायर्स थ्रू विच सप्लाई कम्स टू आवर होम्स। कह रहा है कि आप
इंसुलेशन कवर का मतलब ये है वायर के ऊपर जो इंसुलेशन जो लगा होता है, जैसे लाल वायर आपने रेड वायर देखा है, ब्लैक वायर देखा है, ब्राउन वायर देखा है ना, तो ऊपर का जो लगा होता है ना उसे हम इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से पकड़ लेते हो। अगर वो नहीं होगा और आप डायरेक्ट वायर को ऐसे लगा दिए, नेक्ड वायर नंगे तार को लगा दिए, अब फिर आप टच करके देखो कितना मजा आएगा, है कि नहीं, मजा आएगा। तो वही बात है कि कलर्स पूछ रहा है, क्योंकि ये जानता है ना कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं ना वो अपने घर में वायर्स को देखे होंगे, पता नहीं आप देखे हो कि नहीं देखे हो, लेकिन इनके अकॉर्डिंग आपको वायर देखना पड़ेगा। तो मैं आज बताता हूँ, आप याद रखोगे, ठीक है। क्या करना है भाई, राइट द कलर ऑफ द इंसुलेशन कवर्स द लाइन वायर्स। लाइन वायर्स का मतलब ये होता है जो फेज वायर जिसमें लाइन होती है, इसमें सप्लाई होती है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, तो वो ध्यान देना, आप ध्यान देने ये होंगे, रेड होता है, कैसा होता है, रेड ऐसे रहे, ये रहेगा, ये क्या होगा, मतलब ये कलर कैसा है, रेड कलर है, तो किसके लिए है, लाइन वायर के लिए, किसके लिए, लाइन वायर के लिए, याद रहेगा, या तो रेड होगा या तो ब्राउन करके होगा, ठीक है, ब्राउन भी हो सकता है। और कह रहा है कि उसके बाद वायर सप्लाई कम्स टू आवर होम, कैसा करा कि आपने देख लिया कि जो इंसुलेशन होता है वो कैसा होता है, लाइन वायर में होगा, वो रेड होगा, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल तो जानती ही होगे ना, वो कैसा होता है, ब्लैक, कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये किसके लिए होता है, ब्लैक जो होगा वो किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए, याद रखना, न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल वायर के लिए हमारे हम क्या यूज करते हैं, ब्लैक वायर यूज करते हैं। और उसके बाद एक और चीज होती है, एक और वायर हमारे होम सभी के घर में, लगभग सभी घर में तो नहीं होगा, लेकिन अच्छे घर जो बन रहे हैं ना उसमें अर्थिंग होता है, ठीक है, अर्थिंग कराना चाहिए भाई आपको भी। तो अर्थिंग में जो होता है वो ग्रीन होता है। अब ग्रीन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ड्रॉ नहीं हो पाएगा, लेकिन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नॉर्मली, एक ऐसे बॉक्स बना दे रहे हैं, और समझ लेना जो ये जो अंदर का वायर है, अंदर वाला हिस्सा है ना, वो क्या है, वो है हमारे पास अर्थिंग का, कैसा है, अर्थिंग का वायर है, ध्यान देना, अर्थिंग का वायर है, ये वाला अर्थिंग का वायर है, कैसा होता है, ये ग्रीन होता है, कैसा होता है, ग्रीन होता है, ये आपको याद रखना होगा, अर्थिंग वायर कैसा होगा, ग्रीन। मैं ब्लैक से ग्रीन लिख सकता हूँ, ठीक है, ब्लैक से क्या लिख सकता हूँ, ग्रीन। न्यूट्रल का कैसा होगा, ब्लैक होगा, अभी बताया मैं। और लाइन वायर कैसा लिखा हूँ मैं, रेड या ब्राउन, ठीक है, ये आपको कलर याद रखने हैं, पहला नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा, बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे, पढ़ेंगे। कह रहा है व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट, ध्यान देना ये वोल्टेज दे रखा है, दैट एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट पावर रेटिंग कैन बी ऑपरेटेड। कह रहा है कि 220 वोल्ट सप्लाई जो आती है घर पे वो 220 वोल्ट है, और पावर कितना है, हीटर का जो आयरन यूज किए हैं इलेक्ट्रिक आयरन वो कितना है, 1 किलोवाट का है। आओ भाई लिख लेते हैं फटाफट, पावर कितना दिया है, 1 किलोवाट, कितना दे दिया है, 1 किलोवाट, जिसको हम लिख सकते हैं पावर को जो एसआई यूनिट में कितना लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं भाई, ठीक, बोलो लिख सकते हैं ना 1000 वाट। अच्छा, वोल्टेज जो हमारे घर पे आता है कितना है, 220 वोल्ट, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया भी गया है। तो हमें करंट निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, V इंटू आई होता है पावर का फॉर्मूला। यहाँ से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये P इक्वल्स टू V इंटू आई है ना, तो V कहाँ चला जाएगा, P के साइड, तो P के काम क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर, तो I इक्वल्स टू P डिवाइड बाई V, तो P कितना दिया है, तो सर 1000 दिया है, 1000 वाट। अच्छा, V कितना दिया है सर, 220 वोल्ट दिया है, इनको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब ध्यान देना, अगर ये क्या होता 20 होता तो कितना आता, 5 आता, लेकिन 22 है तो नियर अबाउट 4.54 करके आएगा, नियर अबाउट। आप सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से आपका काम है, ठीक है, कि ये भाई 100 डिवाइड बाई 22 होगा तो क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.54 नियर अबाउट एम्पियर आ जाएगा, जो हम यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो क्वेश्चन बी है। What is the function of earth wire? State the advantage of the earth wire in domestic electric appliances such as electric iron। ये भी important, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा देते हैं और इसको समझाते हैं अलग पेज पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, अब हम समझाते हैं कि अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है। देखो भाई, अर्थिंग अर्थ वायर को ही हम क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, ठीक है, अर्थिंग कहते हैं। और अर्थिंग में क्या होता है
कि हम जितने भी कंडक्टर के मेटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टर के जो भी हमारे पास जो अप्लायंसेस यूज होते हैं घर पे, डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो यूज होते हैं, उनके जो मेटल पार्ट्स होते हैं उनको एक गुड कंडक्टर का, बेस्ट कंडक्टर से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसको ग्राउंड कर देते हैं एक प्लेट के थ्रू। क्या करके, एक जो मान लो सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई अप्लायंसेस का मतलब मान लो मोटर है, हीटर है, प्रेस, आयरन जिसे हम कहते हैं आयरन है, जो भी चीज़ें हम घर पे यूज़ करते हैं, फ्रिज है, ठीक है, कूलर है, तो उनके जो मेटल पार्ट्स होंगे ना, उन पे हम क्या करते हैं, एक वायर टच करके, और उस वायर को आप घर में ऐसे देखे होंगे जो प्लग लगाते हैं, तो इससे दो तो ऐसे लगाते हैं और एक बड़ा सा होता है मोटा सा, ठीक है, सबसे, तो इस तरीके से 3 प्लग लगा होता है। जो तीसरा प्लग होता है ना, वो क्या होता है कि ग्राउंड से एक प्लेट लगा करके, या तो प्लेट अर्थिंग होती है या पाइप अर्थिंग होती है, ये ग्राउंड के अंदर की जाएगी। कहाँ की जाती है, ग्राउंड के अंदर, ठीक है। यहाँ से हम वायर ले जाते हैं और वायर ले जाकर क्या करते हैं, इस वाले में टच कर देते हैं। अब आप क्या करेंगे, मान लो आपने प्लग लगाया और यहाँ से एक तार लेकर के आ रहे हो, किसके लिए, ये मान लो यहाँ पर किसी भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए, जिसको जो मेटल पार्ट्स, तो जो तीसरा वाला वायर है वो कहाँ पे लगा देते हैं, बॉडी पे लगा देते हैं। कहाँ लगा देंगे, बॉडी पे, ठीक है, मेटल बॉडी पे, ठीक है। अब मान लो बाय द वे इसमें के तार जो अंदर लगे हुए हैं वो कट करके कहाँ पर आ गए, हो सकता है कि ये जो फेज वायर या जो भी वायर है वो कट के कहाँ पे आ गया, आपके मेटल पार्ट्स को टच कर रहा होगा। तो जैसे अगर मान लो आपने अर्थिंग नहीं किया है तो क्या लगेगा, आपको शॉक लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं और बाय द वे आप इसको यूज कर रहे होते हैं और टच करते हैं, तो अब करंट के पास 2 ऑप्शन है। एक तो करंट के पास क्या है, 2 रास्ते बने। कौन से रास्ते, जो मान लो इसके थ्रू जो करंट आ रहा है वो कहाँ चला गया था, मेटल पे, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट पे आ गया था, सरफेस पे आ गया था। अब जैसे ही कोई इंसान इसे टच किया तो करंट के पास 2 रास्ते, मैं इस रास्ते से इसके अंदर जाएं या इस रास्ते से, देखो ऐसे होकर के ऐसे भी जा सकता है। तो आप जानते हो अर्थिंग के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो अब इसका पोटेंशियल तो 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जिससे कि करंट ये सोचेगी कि हमारे पास तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है। तो आप करंट आपकी बॉडी से ना होकर के कहाँ चली जाएगी, अर्थिंग वायर से कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड को चली जाएगी, और आप सेफ बच जाओगे। क्या हो जाओगे, सेफ बच जाओगे, ठीक है। तो आता है कि अर्थिंग के बारे में लिखो तो क्या लिखोगे कि हम जो भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस होता है उसको मेटल पार्ट से एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उस वायर को ग्राउंड के अंदर या तो पाइप या प्लेट अर्थिंग करके लगा देते हैं, जिससे कि हम उसके जो शॉर्ट सर्किट से या हम उसके शॉक से, मतलब जो शॉक लगेगा सप्लाई से, उससे हम बच सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या पूछा था, समझ गए। कह रहा है कि फंक्शन आप समझ गए और एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक अभी समझ गए कि क्या हो गया कि अगर आप अर्थिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो मेटल पार्ट्स आपने अर्थिंग कर दिया है तो बाय द वे अगर वायर कट जाते हैं और आप टच करते हैं तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, ठीक है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, ऐसा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, आप इन सर्किट को देखो, ठीक है, देख लिए। अब कह रहा है इन विच सर्किट विल द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट बी मिनिमम मैक्सिमम, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करो, ठीक है। आप आंसर जस्टिफाई करोगे, आपको अच्छा करोगे 2 नंबर मिल जाएगा, और अपनी की तरह अपना दिमाग लगा दोगे, जो कि कैसा होता है, आपका दिमाग तो मालूम ही है, आपको ही मालूम है ना कि आपका दिमाग कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा। हो सकता है कि 2 से अधिक तो मिल नहीं सकता, चाहे कितना भी दिमाग लगा लो। 2 से कम नंबर मिल सकता है, 0 नंबर मिल सकता है, लेकिन 2 से अधिक नंबर नहीं मिलेगा, कितना भी आप दिमाग लगा लो। और मैं दिमाग लगाता हूँ क्योंकि दिमाग आपके पास, बाकी तो तुम जानते ही हो। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, आपने पहला सर्किट को देख लिया। अब पावर डिसिपेटेड पूछा हुआ है, भाई ये तो मालूम होना चाहिए ना कि पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान दे लो, पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला होता है I²R, ठीक है। क्या होता है, I²R। तो हमें इन तीनों सर्किट में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और फ्लोइंग करंट निकालना पड़ेगा। बैटरी 12 वोल्ट की तीनों सर्किट में लगी हुई है, तो बैटरी लगी हुई है, हमने यहाँ पर ओम्स लॉ का हेल्प लेंगे, ये आप लोग जानते भी हो।
तो इसमें तो करंट आ ही जाएगा। तो एक ही रजिस्टर लगा हुआ है, तो पहले सर्किट की मैं बात करूं तो पहले सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो इसमें अगर हम आई निकालना चाहें तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो यहाँ से हम V दे दिया है कितना, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट करंट निकालना है, और R दिया हुआ है 5 ओम। तो बोलो भाई अगर हम इस 5 को इधर भेजेंगे तो I इसको तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। अब ये तो करने आएगा, क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 पॉइंट लगा देंगे, और 5 4 जा 20, 2.4, ठीक है, हो जाएगा। 2.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा इसमें, इस वाले सर्किट में। तो पावर डिसिपेशन अगर इसमें निकाले आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग तो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। 2.4 आई के जगह पर आई का स्क्वायर इंटू 5 कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 2.4 का स्क्वायर करके बताना। 2.4 का स्क्वायर करना होगा आपके सामने में। मान लो कि आपके एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे को तो मालूम है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मान लो आपने भूल गए तो आप क्या करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 19, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6 9 8 17, और 4 और 1 5 5 7। अगर किसी को मालूम होता है कि सर 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है तो और जल्दी हो जाता। फिर पॉइंट कितने पे, 2 पॉइंट पे लगा देने, तो 5.7। तो पहले वाले में 5.76 वॉट का पावर लॉस हुआ, ठीक है। दूसरे वाले सर्किट की बात करते हैं। इसमें 2 रजिस्टर लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम इनका। तो निकालो भाई, 2 रजिस्टर सीरीज में है, देखो सीरीज में है ना, करंट आई गया तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो आई गया। अब इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, तो 5 और 5 10 ओम। करंट कितना फ्लो होगा, तो सर आई निकालने के लिए हमें V डिवाइड बाई आर करना होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इतना आपको आना चाहिए। तो कितना दे दिया सर, V दे दिया कितना 12, और R दे दिया अभी निकालें 10, तो कितना हो जाएगा, जो टोटल करंट इस सर्किट में निकल के आया कितना आया, अगर 12 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए 1.2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। अच्छा, अगर हम यहाँ से पावर निकालें तो आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग आई 1.2 का स्क्वायर करेंगे आई तो 1.2 है ना, और आर के जगह पे कितना आ गया था 10 ओम, इंटू 10 कर लेंगे। अच्छा, 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 144, 144, इसमें 0.2 लगा देंगे, 1.44 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 14.4, पॉइंट इधर खिसक जाएगा ना, 14.4 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है। हमने इस सर्किट में जो पावर जो डिसिपेट हुआ कितना हुआ 5.76, और इस सर्किट में कितना हुआ 14.4 वाट। अच्छा, इस सर्किट में निकाल लेते हैं। अच्छा, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में निकालने के लिए आप ध्यान दे दो, आर पैरेलल निकालने के लिए 2 रेजिस्टेंस हो तो ये फॉर्मूला यूज किया करो, R1 इंटू R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला आप यूज करो। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, निकल के चले आएंगे। कैसे निकल के आ जाएंगे, ध्यान देना। चलो निकालो, आर पैरेलल इन दोनों का 5 5 है, दोनों के दोनों, तो आधा हो जाएंगे, 5 इंटू 5 और 5 प्लस 5 कितना होता है 10, तो कितना जाएगा 5 5 जा 25 और डिवाइड बाई 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5। अच्छा, इस सर्किट में वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट का, तो सर करंट निकालेंगे I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर। V कितना है सर 12 वोल्ट, और डिवाइड बाई R कितना है 2.5, ठीक है। तो कैसे करेंगे इनको, हम 2.5 हो गया तो हम इसको 120 लिख करके इसको हम 25 लिख देंगे, बिल्कुल। चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं 120 और इसको लिख सकते हैं 25, ठीक है। अब 25 के टेबल में 120 आता हो तो कर लो, और नहीं तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, आ गया 4.8 एम्पियर करंट आ गया। अच्छा, जब करंट 4.8 एम्पियर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर डिसिपेट निकालने के लिए आई स्क्वायर आर करना पड़ेगा तीसरे वाले में, तो कितना हो जाएगा 4.8
इंटू 4.8 क्योंकि डबल करेंगे और इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 2.5। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आ रहा है और सॉल्व करेंगे आप लोग कितना आया। अब मैं सॉल्व करता हूँ, मैं 57 पॉइंट आ जाएगा 10.6, ठीक है 57.6 आ जाएगा 6। और इसका हो गया कितना हो गया, एक वाला पावर जो था अभी जो सॉल्व किए थे 14.4 वाट, और इसका हो गया पहले वाले का 2.4 का स्क्वायर कितना आया था 5.76 इंटू 5 करेंगे ना भाई तब तो आएगा। तो 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 3 38 और 5 5 जा 25 और 3 28.80। दूसरे P1 जो आ रहा है कितना आ रहा है, P1 आ रहा है 28.80, P2 आ रहा है 14.4 और P3 आ रहा है 57.6। अब इन तीनों में आप देख के बता सकते हो कि मिनिमम कौन है। तो मिनिमम अभी भी देखें तो मिनिमम हमारे पास ये था P2 है, ध्यान देना P2 14.4 है, तो मिनिमम आ गया P2 और P3 आ गया मैक्सिमम जो कितना है 57.6 है, ठीक है। कंसीडर टू लैम्प्स A एंड B ऑफ रेटिंग 50 वॉट टू 20 वोल्ट। पहले वाला जो बल्ब है उसका रेटिंग है 50 वॉट टू 20 वोल्ट, दूसरा वाला जो बल्ब यूज हुआ है उसका भी है 25 वॉट टू 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टू लैम्प्स। RA एंड RB का रेशियो आपको पता करना है। अब भाई फॉर्मूला लिखते हैं, क्या अगर वोल्टेज के टर्म में पावर का फॉर्मूला लिखें तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R, ठीक है। अब ये पावर का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज तो सबका सेम ही है ना 220 वोल्ट और 220 वोल्ट, तो हम यहाँ पर वोल्टेज को कांस्टेंट कर लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि वोल्टेज कांस्टेंट हो तो P इज डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगा। कब, जब वोल्टेज क्या हो, सेम हो। क्या सेम हो, वोल्टेज सेम हो दोनों के केस में, ठीक है। तो सेम ही है, देखो 220 वोल्ट उसका 220 वोल्ट इसका तो सेम है। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा लेंगे। इसका मतलब ये होता है PA अपॉन PB, पावर रेटिंग A ऑफ पावर रेटिंग B। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ B और रेजिस्टेंस ऑफ A। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये फॉलो करना है। अगर कोई भी क्वांटिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, तो PA अपॉन PB RB अपॉन RA हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ये PA अपॉन PB RB अपॉन RA। अच्छा RB हमें तो लेकिन RA अपॉन RB निकालना है, RA रेशियो RB निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं RA डिवाइड बाई RB अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, अब इसको भी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा PB डिवाइड बाई PA। अच्छा अब दोनों का वोल्टेज जब सेम है तो पावर रख लेते हैं। पहले का पावर कितना दे रखा है 50 वॉट, तो PA कितना दे रखा है 50 वॉट दे रखा है। अच्छा ये PB जो है कितना दे रखा है 25, तो क्या हो जाएगा 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50। तो RA रेशियो RB कितना आ गया भाई 1:2। सिंपल, मजा आया, बस खत्म हो गया, सॉल्व हो गया, आया समझ में। ओके अब आ जाओ हीट प्रोड्यूस पे क्वेश्चन है क्या, हीट प्रोड्यूस हीट लॉ, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड ड्यू टू अ करंट इन अ रजिस्टर ऑफ 4 ohm इज 40 joules। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड दे रखा है। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड का मतलब ये होता है कि हीट मतलब हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, इसको हम H/T अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास जूल पर सेकेंड मतलब पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पावर कंज्यूम की बात हो रही है। हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो पावर भी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो P इज टू H/T और यहाँ ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है V इंटू आई, ये हो जाता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आई को हटाएं, यहाँ से आई को एलिमिनेट करें तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं V और आई की जगह पे V डिवाइड बाई R ओम्स लॉ से, तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई
आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, अगर इसमें करंट नहीं दिया है तो हम करंट की जगह पे V बाई आर रखेंगे, तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर। तो V स्क्वायर का वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकाले P इजकस टू V स्क्वायर बाई आर से, तो R इजकस टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर डिवाइड बाई P। अच्छा, आर हमें रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है, V स्क्वायर बाई P। अच्छा, नहीं दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, V स्क्वायर को रहने देते हैं, V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर, तो V इज टू हो जाएगा अंडर रूट में P इंटू आर। अच्छा, P कितना दे रखा है? 400, देखो दे रखा है P, मतलब ये P का मतलब होता है एनर्जी, ये रियल में पावर ही दे रखा है, जूल पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड की बात किया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर 400 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, 400 जूल पर सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। आप H के टर्म में लेकर के आए होते, T को 1 मान लिए होते तो भी हो जाता क्वेश्चन। तो कितना दे रखा है भाई? 400, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 4। अच्छा, 400 का क्या होता है स्क्वायर रूट? 20, और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कितना आंसर आ जाएगा? 40 वोल्ट, 40 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कैसे किया मैं? ये रियल में पावर ही दिया हुआ है, 400 जूल्स पर सेकेंड की बात कर रहा है। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूला को लेकर के भी सॉल्व कर सकते थे, जहां पर H को मानते 400 जूल, टाइम को मानते 1 सेकेंड, तो बात तो वही हो जाती। फिर तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो उससे भी हमारा यही आंसर आता, 400 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, ये देखो 9, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इफ द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द सप्लाई इज 500 मिली एम्पियर, पावर ऑफ द बल्ब इज। पावर पता करना है। सबसे पहले मैं आपको आइडिया बताया था क्या क्या लिखने के लिए, गिवन डेटा लिख लो। क्या लिख लो? गिवन डेटा, क्या क्या दिया गया है आपको। तो क्या क्या दिया गया है भाई? 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है। कितना करंट ड्रॉन? करंट ड्रॉन जो हो रहा है वो आई दे रखा है, कितना? 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को हम एम्पियर में, क्योंकि वोल्ट में दिया हुआ है तो इसको एम्पियर में चेंज करेंगे, तो 500 इंटू 10 टू दी पावर -3, मतलब 1000 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 एम्पियर। कितना हो जाएगा भाई? अरे 500 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 1/2 ही तो आएगा ना, बोलो। तो 1/2 एम्पियर हो गया। अच्छा, अब पावर पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला तो हम आपको बता चुके हैं, V इंटू आई। तो V कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट, और I कितना हो जाएगा? 1/2 एम्पियर। तो आंसर किस में आएगा? वॉट में। किस में आएगा? क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। ठीक है, तो ये 2 से कटे, हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 0, तो 110, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 ही होगा। तो पावर का फॉर्मूला, पावर का आंसर आ गया 110 वाट। ऑप्शन में देख सकते हैं 110 वाट ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर देखो आ रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन। 4 identical resistor of 12 ohm each are connected in series to form a square ABCD as shown in the figure. The resistance of the network between 2 points 1 and 2. आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस बताओ किसके क्रॉस? रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन 1 एंड 2। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 1 एंड 2 के बीच में आप एक हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दो। पहला वाले में पॉजिटिव और दूसरे वाले में नेगेटिव, जिसका पहले बोलेगा उसको प्लस, दूसरे वाले को माइनस। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही मतलब समझ लो कि आपके लिए हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है, कि जैसे ही जिनके बीच में आपको रजिस्टर पूछ रहा है वहां पर अपने मन से एज्यूम कर लो हाइपोथेटिकल बैटरी। ठीक है, अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो करंट इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 रास्ते हैं तो 2 ही जगह जाएगा ना। अच्छा, ये करंट घूम करके अब इधर नहीं आएगा, किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ये I1 घूम करके कहाँ आ जाएगा? इस वाले सर्किट में। अच्छा, अभी ये वाला देखें, ये वाला जो करंट है जो इसमें आया हुआ है I2, ऐसे घूमते हुए जाएगा,
तो इन दोनों में अब देखो जिसमें करंट सेम होता है वो सीरीज में होते हैं। तो देखो इसमें भी I2, इसमें भी I2 और इसमें भी I2, तीनों में करंट सेम है, तो तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो हम यहाँ से हम बात करते हैं A to D में हमारे पास 12 ओम और 12 ओम किस में है, सीरीज में है। तो अगर तीन 12 ओम सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, ACD में, RACD मतलब A से होते हुए C से होते हुए D अगर हम निकालें तो तीनों सीरीज में है, तीनों को सिंपली क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, क्योंकि सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना होता है भाई 36 होगा ना, तीनों को जोड़ के देखना कितना आएगा 36 ओम। तो RCACD, A से C और C से D गए कहाँ तक, और B तक आ गए, B तक आ गए, तो कितना आ गया 36। और RAB, अब यहाँ पे देखो AB और ACDB किस में जाएंगे, पैरेलल में। क्यों जाएंगे, क्योंकि दोनों पे यहाँ पे करंट क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो जहाँ पे करंट बढ़ जाता है दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब ये जो RAB है वो कितना है 12 ओम है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो अब ये दोनों पैरेलल में है तो जो नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो मैं आपको बताया कि यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। रियल में वही मैं लगाया हूँ 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन आपको क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। R1 की जगह पे क्या रखेंगे 36, R2 की जगह पे 12 और 36 और यहाँ पर प्लस 12, बताओ कितना होता है 36 प्लस 12 कितना होता है भाई, 36 प्लस 12 कितना होता है 48 हो जाएगा। अब 12 4 जा 48 और ये 4 9 जा 36, तो कितना आ जाएगा 9, तो आपके पास आंसर आ गया 9 ओम। तो ये ऑप्शन सी सही है, 9 ओम, देख सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। In the following question, two statements are given. One labeled as assertion A and the other labeled as the reason R. Select the correct answer to the questions from the codes A, B, C and D as given below और आपको मिलेगा 1 नंबर। कितना मिलेगा भाई, आपको 1 नंबर मिलेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये है आपका असर्शन रीजन कह सकते हैं कि आपको दिया हुआ है एक स्टेटमेंट, आपको बताना है कि क्या वो ही सही है। चलो, तो सबसे पहले कह रहा है कि नाइक्रोम इज एन एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर। कह रहा है कि एलॉय एक क्या होता है, एक नाइक्रोम एलॉय है जो किसमें यूज किया जाता है, हीटिंग डिवाइस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गया या टोस्टर हो गया। अब बात आ गई, ये तो बात सही है, नाइक्रोम को ही हम यूज करते हैं, नाइक्रोम एक एलॉय है जिसका यूज किया जाता है किसमें, हीटिंग एलिमेंट में। तो पहला तो सर सही है, पहला तो सही है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज हाई, ये भी बात सही है, एंड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये लाइन गलत हो गया। इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो ZTC होता है। ZTC का मतलब ये होता है कि ZTC का मतलब जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसका मतलब ये है कि अगर एलॉय है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये समझ लो, ये ऑप्शन जो रीजन R दे रहा है वो क्या है, गलत है। तो बस पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें चारों में देखो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, नहीं, ये यहाँ पर दोनों के दोनों सही बता रहा है, ये बोथ A एंड R दोनों के दोनों सही नहीं, हो ही नहीं सकता। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये ऑप्शन सही है। कौन सा, पहला सही है, और रीजन ही गलत है, मतलब स्टेटमेंट भी गलत है और एक्सप्लेन तो करेगा। जब स्टेटमेंट ही गलत है तो फिर एक्सप्लेन कहाँ से करेगा वो। ठीक है, अब आया भाई 12 नंबर क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 750 watt to 20 volt, कैन दिस केटल बी यूज इन सर्किट, थोड़ा सा मैं कम जूम करता हूं, आप देखेंगे आप लोग। तो कह रहा है हैज अ करंट रेटिंग 3 एम्पियर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है
कि क्या जो एक इलेक्ट्रिक केटल है जिस पर लिखा हुआ है 750 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, और कह रहा है कि क्या इसका जो करंट रेटिंग होगा वो 3 एम्पियर हो सकता है। आओ करंट निकाल लेते हैं। बिल्कुल, आपको करंट निकालने के लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज में इस तरीके से बोला है कि आपको पावर दे दिया, वोल्टेज दे दिया, और क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तो हम P इक्वल्स टू क्या जानते हैं, V इंटू आई, और I इक्वल्स टू क्या जानते हैं, P डिवाइड बाई V। बोलो, I इक्वल्स टू P डिवाइड बाई P कितना दे रखा है, 750 वॉट। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिया क्या है। और वोल्टेज कितना दे दिया, 220 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 75 को 22 से डिवाइड करते हैं तो लगभग कितना आएगा, कितना जाएगा, 22 में 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो कह रहा है कि क्या इसका रेटिंग 3 एम्पियर हो सकता है। भाई 3 से ज़्यादा होता है ना, 3 से ज़्यादा, देखो 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर 75 में 22 से आप डिवाइड करोगे तो 3 से ज़्यादा ही कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो कहेंगे नहीं, जो हमारे पास जो कैटल जो होगा उसका जो एम्पियर रेटिंग होगा वो 3 एम्पियर नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा, 3 से ज़्यादा एम्पियर का होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 resistors 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in series and parallel. Draw the arrangement of 3 resistors and find the equivalent resistance of each arrangement. सीरीज में और पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, और जिससे मालूम चलेगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हो और इस देखने के बाद आप इसे सॉल्व भी कर रहे हो। तो क्वेश्चन 13 का हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, वो अभी आप लोगों से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब आ जाओ यहाँ पर। द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मेड ऑफ एन एलॉय इज जनरली, जो कह रहा है कि जो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो मेटल से क्या होता है, लोअर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। क्या मेटल से कम होता है या मेटल से ज़्यादा होता है। डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीजेज इन इट्स लेंथ। तो देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करता है। लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ जो एलॉय होगा वो क्या होगा, मेटल से ज़्यादा होता है। मेटल से क्या होगा, ज़्यादा होता है। तो कौन सा ही है, हायर देन दैट ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, तो जो जिस मेटल से वो बना होगा उससे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, आओ भाई। Resistance of wire of length 1 meter 35 ohm at 20 degree centigrade. The diameter of the wire is इतना दे रखा है. Determine the resistivity of the material of the wire at that temperature. How will the resistivity the wire change if the length and diameter of the wire both are doubled? Justify your answer. कह रहा है कि आपको लेंथ दे रखा है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है गिवन डेटा। आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करोगे, क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। कह रहा है 1 मीटर दे रखा है, लेंथ क्या दे रखा है 1 मीटर, टेम्परेचर दोनों जगह कांस्टेंट है, तो चाहो तो लिखो चाहो तो मत लिखो। अब डायमीटर दे रखा है डी दे रखा है कितना 0.2 mm। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है, चेंज डायमीटर दे दिया। अब रेजिस्टिविटी पूछ रहा है क्या होगा, रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 35 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 35 ओम। तो अभी मैंने लिखा था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, और हम यहाँ से रो की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा R इंटू ए और एल आ जाएगा नीचे R इंटू ए डिवाइड बाई एल। R का वैल्यू कितना है भाई 35 ओम,
क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया हुआ है, मैं बोला हूँ अगर जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ना दे और रेडियस दे, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस तो पता कर सकते हैं ना, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो कितना हो जाएगा 0.1 mm का मतलब मिलीमीटर, और मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने को क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर -3 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, रेडियस आ गया तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर और लेंथ दे रखा है। चलो भाई सॉल्व करो। 35 पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ भी 35 क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद आर स्क्वायर की जगह पे 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 5 जा 35। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 115 इंटू 0.1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा ऐसा लिख लेते हैं 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि जब पॉइंट इधर लेकर के आएंगे तो ये -4 हो जाएगा। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी आ गई 115 इंटू, अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 ओम मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना, आया समझ में बस। अच्छा, अभी क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कुछ, कह रहा है कि हाउ विल द रजिस्टिविटी ऑफ द वायर चेंज इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल्ड। कह रहा है ना, रजिस्टिविटी का पूछा हुआ है। देखो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि जैसे ही रजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहा है तो आप ध्यान देना, रजिस्टिविटी यहाँ पर मैं अलग से लिखता हूँ इसको। रजिस्टिविटी जो रो होती है, रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ध्यान देना, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पर रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। तो अब चाहे जब डिपेंड ही नहीं करते, चाहे डबल करो ट्रिपल करो, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। मतलब रजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज इफ यू डबल द लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर आप रजिस्टिविटी जो होगी वो कभी चेंज नहीं होगी अगर आप उसमें लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते हो, क्योंकि रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अब आओ इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात किया हुआ है। कह रहा है कि ये बताओ हम हाउ एंड व्हाई इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज्ड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। और नंबर कितने का, मान लो अगर 2 नंबर का दे रखा है, नंबर देखते हैं कितने नंबर का दे रखा है, उसके हिसाब से आप इसको बताओ। 2 नंबर का है, ठीक है। चलो तो शॉर्ट में देना है आंसर। कैसे जोड़ते हैं तो आप लिखेंगे, जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ द डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ध्यान देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। जो सर्किट होगा, जो मेन सर्किट होगा, यहाँ पर मेन सर्किट लिख दे रहे हैं, मेन सर्किट के सीरीज में ही लगाया जाएगा। मेन सर्किट के सीरीज में लगाया जाए किसको, इलेक्ट्रिक फ्यूज को। अब क्या कह रहा है कि वाई क्यों लगाया जाता है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट for short circuit, to protect from short circuit current। हम फ्यूज क्यों लगाते हैं, फ्यूज लगाने का मेन मतलब ये होता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा, जो हाई अमाउंट का करंट होगा, उससे हमारा सर्किट को ये क्या करेगा, बचाएगा।
प्रोटेक्ट करेगा, कौन? फ्यूज। इसीलिए अगर हम यहाँ पर सीरीज में किसको लगाते हैं? फ्यूज को लगाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में इतना तो सफिशिएंट है, बाकी आएगा तो देखा जाएगा। फिर कह रहा है अ वायर, इसको भी थोड़ा सा देखो भाई क्वेश्चन। द a wire of length L is gradually stretched so that its length increases to 3L। मतलब क्या हो गया? ट्रिपल हो गया। If its original resistance is R, then its new resistance will be। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान देना, अगर हम वायर को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं, कितना टाइम्स? n टाइम्स। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, अगर हम वायर को n टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या? न्यू रेजिस्टेंस निकालने का, आर न्यू निकालने का एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। ये आप याद रखेंगे, ये आर न्यू टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। अच्छा, एन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है कि एन का मतलब ये होता है न्यू लेंथ, न्यू लेंथ, और ये होता है नीचे ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। तो देखो ओरिजिनल लेंथ कितना है? L है, और न्यू कितना हो गया जो स्ट्रेच किया गया? 3L। तो हम यहाँ पर रखेंगे 3L और नीचे है L, L से L क्या हो गया? कैंसिल। तो N का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब यहाँ पर N का वैल्यू रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। आर ओल्ड कितना दे रखा है? R। पहले कितना था? R था। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू आर। तो जो R न्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 9 इंटू आर। तो 9 इंटू आर ऑप्शन में सी है, हो जाएगा। आया समझ में? ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला, आर न्यू टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड टू 30 वोल्ट 1000 वॉट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट व्हेन इन ऑपरेशन। कह रहा है कि इसका रेजिस्टेंस पता करना है, किसका? इलेक्ट्रिक केटल का, जब वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 230 वोल्ट और पावर दिया हुआ है 1000 वॉट। रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जिसमें रेजिस्टेंस हो। तो पावर का वो फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टेंस हो और वोल्टेज हो, वो कौन सा होता है? V स्क्वायर बाई आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R जब इधर आएगा तो P इसके जगह पे आ जाएगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई P। V कितना दे रखा है? 230 वोल्ट। तो V का स्क्वायर 230 वोल्ट का स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब ट्वाइस टाइम मल्टीप्लाई, और P का मतलब कितना हो गया? 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 529 डिवाइड बाई 10। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 3 जा 69 हो जाएगा, और 6 और 23 2 जा 46 और प्लस 6 52 529। अगर किसी को याद नहीं हो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 52.9 ओम। ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आ गया क्या? रेजिस्टेंस आ गया किसका? इलेक्ट्रिक केटल का। इतना 52.9 ओम क्या है? इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ, अब आओ, क्या बोला है? अ वोल्टेज सोर्स sends a current of 2 ampere to a resistor of 40 ohm connected across it for 5 minutes. Calculate the electric energy supplied by the source। इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको सप्लाई जो किया गया है उसको निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी निकालने का? क्या होता है, अगर आपके पास करंट दिया होगा, वोल्टेज दिया होगा, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं V इंटू आई इंटू टी। कब? जब वोल्टेज दिया होगा, करंट दिया होगा और टाइम दिया होगा। अगर मान लो कि इसमें कहीं वोल्टेज नहीं दिया गया है, तो केवल करंट दिया हुआ और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम V के जगह पे लिख लेंगे I इंटू आर, फिर इंटू आई इंटू टी। इसको सॉल्व करेंगे, I इंटू आई स्क्वायर आर टी। इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अब आई होप कि आप देख सकते हैं करंट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। टाइम को किस में रखेंगे? सेकेंड में रखेंगे। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर
इंटू आर कितना दिया हुआ है 40 और टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट। तो 5 मिनट में क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 40 इंटू यहाँ पर हम चाहें तो 300 लिख सकते हैं यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो। 48 4 4 जा 16 3 जा 48 और जितना जीरो है आप उतना जीरो लगा दो, क्या हो गया जूल में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अगर आप चाहो तो किस में निकाल सकते हो किलो जूल में निकाल सकते हो, तो जूल तो आई गया आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला। अब जिसमें आप दिया होगा आप इसी में छोड़ सकते हो जूल में 48,000 जूल। ठीक है, क्या बोला है 4 रजिस्टर ईच ऑफ इतना 2 ओम आर ज्वाइंड एंड टू एंड फॉर्म अ स्क्वायर एबीसीडी यूजिंग द appropriate formula determine the equivalent resistance of the combination between its end and A and B। A और B के बीच में जो आपको फिर से वही क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन का भी मैं चाहूंगा अब मैं सॉल्व कराया हूँ जिसमें 12 ओम लगा हुआ था। आप लोग इसे भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे विद क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 20 का आप खुद सोल्यूशन दोगे। आ जाओ भाई। अब यहां पर 21 कह रहा है कि 21 देखो 21 क्या कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट 11 वाट द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विथ अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। कह रहा है कि जब एक रेटेड है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेटेड है कितना है 220 वोल्ट 11 वाट। जब आप बल्ब खरीदने जाओगे तो ये लिखा होता है बल्ब पे। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है जब इसको कितना वोल्ट दिया गया हो 220 वोल्ट दिया गया हो। तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपको, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, पावर दिया गया है कितना 11 वाट और वोल्टेज जो सप्लाई किया गया कितना 220 वोल्ट। ठीक है, तो बस वही लगाएंगे पावर का फॉर्मूला V² डिवाइड बाई R। V का वैल्यू कितना होता है दिया है 220 का स्क्वायर करेंगे और R रखेंगे। चलो यहाँ पे हमें तो R निकालना था, हमें क्या निकालना था R निकालना था। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V² डिवाइड बाई P। V का वैल्यू दे रखा है कितना 220 वोल्ट देख सकते हैं क्वेश्चन में, स्क्वायर करेंगे तो 220 इंटू 220 और पावर का फॉर्मूला दे रखा है कितना पावर का रेटिंग 11 वाट। अब 11 2 जा 22 और यहाँ पर 22 2 जा 44 और यहाँ पर 2 0 तो क्या जाएगा ओम आ जाएगा। तो आर रेजिस्टेंस निकल के आ गया 4400 ओम। तो आपको देख सकते हैं ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बस इजी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, जल्दी ही आ जाएगा। जितना बढ़िया आप फॉर्मूला लगाते हो फॉर्मूला लगा करके यूनिट देखते हो उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। हाँ 10th के बच्चे हैं उस हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि मान लो ठीक है थोड़ा बहुत भाई 10th के बच्चों का दिमाग भी तो 10th ही लाइक होगा ना। द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब रेटिंग 4 वोल्ट 6 वाट दैट कैन वर्क सेफली विथ डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विथ 240 वोल्ट मेन सप्लाई। कह रहा है कि ये बताओ कि 240 वोल्ट मेन सप्लाई से 4 वोल्ट 6 वाट के कितने बल्ब सेफली जलाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर उससे कम लगाओगे तो ये क्या हो जाएंगे फ्यूज हो सकते हैं। तो कितना वोल्ट एक बल्ब कितना ले रहा है 4 वोल्ट ले रहा है, एक बल्ब कितना ले रहा है 4 वोल्ट और कितना आपको देना है 240 वोल्ट और किस में लगाना है सीरीज में लगाना। तो आप जानते हो सीरीज में वोल्टेज कैसे बढ़ता है V V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। इस तरीके से सीरीज में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उस तरीके से होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 4 वोल्ट है और 240 वोल्ट इसे खर्च करना, एक बल्ब कितना ले रहा है 4 वोल्ट, एक बल्ब 4 वोल्ट का है तो 240 वोल्ट खर्च करना है। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 240 जो नेट एल संख्या आएगा बल्ब का क्या हो जाएगा टोटल वोल्टेज और डिवाइड बाई एक वोल्टेज एक बल्ब का वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 6 24 तो कितना आ जाएगा 60 बल्ब ऐसे लगाने पड़ेंगे किसमें सीरीज में लगाने पड़ेंगे जिससे कि वो क्या हो जाए 60 बल्ब लगाएंगे जिससे कि वो क्या हो जाए
240 वोल्ट पर सप्लाई सह सके। तो कितना आंसर आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आओ भाई ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ 3 मेटल ए बी सी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बिलो। ए बी सी, अब कह रहा है ए का वैल्यू दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। क्लासीफाई दिस मटेरियल्स एज कंडक्टर, एलॉय एंड इंसुलेटर। कह रहा है कि आप बताओ इन तीनों में से कौन सा कंडक्टर है, कौन सा एलॉय है और कौन सा इंसुलेटर है। अच्छा, रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? ए की। रजिस्टिविटी सबसे ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। जब जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर। अब ये देखो, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कौन ज्यादा है भाई? तो ये है कौन सा? 10⁻⁻6 ज्यादा है किससे? 10⁻⁻8 से। तो बी क्या हो जाएगा? एलॉय। बी क्या हो जाएगा? क्योंकि 44 इंटू 10⁻⁻6 का मतलब ये होता है 44 को 10⁻6 से डिवाइड किया गया है, तो इसका वैल्यू इससे ज़्यादा ही आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? एलॉय हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कंडक्टर। क्यों? क्योंकि सबसे कम, जहाँ पर लिखेंगे रजिस्टिविटी ऑफ सी लेस देन रजिस्टिविटी ऑफ बी, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम कंडक्टर बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे? एलॉय बोलेंगे। और ये क्या है? ए क्या है? ये जो होता है रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे इंसुलेटर बोलेंगे। अब कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस मटेरियल्स एंड स्टेट वन यूज ऑफ इस मटेरियल इन द डिजाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रिक स्टोव और एन इलेक्ट्रिक आयरन। कह रहा है कि आप इसका एक एग्जाम्पल दीजिए मटेरियल का, जिसका यूज हम किस में करें? या तो इलेक्ट्रिक स्टोव या इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में करें। तो नाइक्रोम ले सकते हो। नाइक्रोम जो एलॉय होता है, कौन सा? नाइक्रोम एलॉय, जिसका हम यूज किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन में, और किस में करते हैं? स्टोव में कर सकते हैं। नाइक्रोम जो एलॉय होता है उसका हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है। ठीक है। डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप एक बार मैं कर लेता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट carrying current, name and define its SI unit, also expressed in terms of SI unit of work and charge। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन करोगे तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस W अपॉन Q क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। आप यहाँ से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, किससे? पोटेंशियल डिफरेंस को जूल पर कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो एसआई यूनिट जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। अब किसके टर्म में पूछ रहा है? बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर मान लो बिना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी है, तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो करंट फ्लो करेंगे कि अगर मान लो ए और बी है, तो इनके बीच में अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे हो जाएगा? रेजिस्टेंस अगर आर होगा तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VAB, वो कैसे निकालेंगे? करंट के टर्म्स में आई इंटू आर करके निकालेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। जब 2 पॉइंट दिया गया होगा और आपको पोटेंशियल पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V इक्वल्स टू आई इंटू आर। जो क्या होता है? 2 पॉइंट का पोटेंशियल ए और बी का बीच का पोटेंशियल होता है, वो कैसे निकालते हैं? आई इंटू आर, जिसको क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। ठीक है। आ जाओ। अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है स्टेट 2 एप्लीकेशंस ऑफ जूल हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा, कह रहा है कि जूल हीटिंग का 2 एप्लीकेशन बता दो जो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं। पहला तो भाई क्या करते हैं हम? आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन।
अभी आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब क्या होता है, कपड़े को आप प्रेस करने के लिए क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं जूल्स हीटिंग पर हीट होता है और आपके कपड़े में क्या हो जाते हैं, आयरन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बता देंगे एप्लीकेशन, हम पानी गर्म कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, जो हमारे पास जो हीटिंग जूल्स हीटिंग होता है किसमें, पानी गर्म करने में यूज होता है, जिसको हम टोस्टर या हम इसे क्या कह सकते हैं, जिससे हम घर पे यूज करते हैं, आप लोग जानते हैं गीजर कहते हैं, है ना, तो गीजर में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक स्टोव खाना बनाने में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव आप देख रहे हैं, इंडक्शन जो देख रहे हैं, स्टोव इंडक्शन का तो कोई चीज़ अलग है, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक स्टोव जो क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीटर कहते हैं, तो वो हीटर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। तो दो एप्लीकेशन तो आप देख ही लिए। कह रहा है इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल जो यूनिट होता है, कॉमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो होता है किलो वाट आवर, जिसको यूनिट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉमर्शियल यूनिट, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो होता है किलोवाट आवर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक यूनिट भी कहते हैं, एक यूनिट या यूनिट भी कहते हैं। जो कॉमर्शियल यूनिट होता है यूनिट बोलते हैं, और यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्या होता है, यूनिट का मतलब किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर या यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट होता है। ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। अब इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, तो अब देखो जूल को हम क्या बोलते हैं, जूल को ही बोलते हैं वॉट सेकेंड। क्या बोलते हैं, वॉट इंटू सेकेंड, वॉट सेकेंड। अब जूल में, अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो किलो वाट आवर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉट इंटू सेकेंड में। तो आओ 1 किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा भाई वॉट, और कितना हो जाएगा आवर। 1 किलो वाट में कितना वाट, 1000 वाट हो जाएगा। अच्छा, 1 घंटा में कितना सेकेंड हो जाएगा, तो 3600 सेकेंड होगा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36 इंटू ये 1 3 और 2 5 0 हो जाएंगे, वॉट इंटू सेकेंड। अच्छा, अभी मैं बताया कि वॉट सेकेंड को ही क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो क्या वॉट सेकेंड की जगह पे जूल लिख सकते हैं, तो 36 जूल। अब इसको आगे हम लिखें 10 के पावर में लिखें, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो एक और पावर ऐड हो जाएगा, तो जूल। तो 1 किलो वाट आवर जो कि कॉमर्शियल यूनिट होता है इसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ठीक है, लिस्ट 2 प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको दो कह रहा है प्रिकॉशन बताओ जिससे कि आप ओवरलोडिंग से बच सकते हो। तो पहला क्या कर सकते हो आप, पहला ले आ सकते हो कि जो सर्किट है अवॉइड टू प्लग्ड, मतलब आप बचो, अवॉइड टू प्लग्ड more 2 or more appliances in one socket। एक सॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्लायंसेस यूज मत करो। दूसरा क्या लिख सकते हो, टू प्रॉपर
रेटिंग ऑफ फ्यूज, प्रॉपर रेटिंग ऑफ फ्यूज, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ओवरलोडिंग से बच सकते हो। जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखना चाहिए जब ओवरलोडिंग से बचने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 27, यूज ohm's law to determine the potential difference across the 6 ohm resistor in the following circuit when key is closed। कह रहा है कि जब यहाँ पर की क्लोज करते हैं, मतलब ऑन करते हैं समझ लो, तो ये बताओ कि ओम्स लॉ को यूज करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं, इनमें करंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकालेंगे, तो सर करंट निकालने का फॉर्मूला है टोटल रेजिस्टेंस। करंट इक्वल टू होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V इक्वल टू आई आर से वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस तीनों के तीनों सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 6 + 4। आप बोलोगे सर कैसे मालूम कि सीरीज में है, आप एक करंट दौड़ाओ, देखो करंट कहीं बढ़ रहा है क्या, सिंपल पूरे सर्किट में एक ही करंट तो दौड़ रही है ना, दौड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे 2 और 6 8 और 8 और 4 12, तो कितना हो जाएगा 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर, या 1/2 ही लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, 6 ओम में पूछा हुआ है। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास ये V1 है, ये V2 है और ये क्या है V3 है, तो V2 पूछा हुआ है। तो अब बताओ कि ये जो हम जानते हैं कि सीरीज में तो करंट सेम ही होता है सबके पास, तो 2 ओम के पास भी करंट जो आएगा 0.5 एम्पियर, 6 ओम के पास भी 0.5 एम्पियर और 4 ओम के पास भी 0.5 एम्पियर। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो V × 6, जो 6 रेजिस्टेंस है वो और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × I कितना है 1/2 ले लो या 0.5 ले लो, बात तो एक ही है, तो 2 3 जा 6, 3 वोल्ट आ जाएगा। इसका जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पूछा होता तो इसका रेजिस्टेंस इनटू इसका करंट, अगर इसमें पूछा होगा तो इसका रेजिस्टेंस और इसका करंट दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, V = R × I या I × R होता है ना, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ द करेंट थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज बाई 100%। क्या कह रहा है कि अगर हम करंट को 100% बढ़ा देते हैं, देन द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड द थ्रू द रजिस्टर विल बी 300%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम अलग पेज पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है करंट के अमाउंट को 100% इंक्रीज कर देते हैं, कितना परसेंट 100%, तो कह रहा है कि पावर बताओ कितना इंक्रीज हो जाएगा, पावर बताओ कितना इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, पावर पूछा हुआ है कितना हो जाएगा इंक्रीज, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है I² × R। पावर डिसिपेटेड कैसे निकालते हैं, I² × R। चलो मान लो जब करंट I होगा, ये तब जब करंट I है और रेजिस्टेंस R है, ये P1 निकल के आ गया। अगर हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ करके 100% बढ़ गई, 100% बढ़ने का मतलब क्या है, 100% कैसे निकालेंगे, तो मान लो पहले I थी, अब उसका I का 100% बढ़ गई है, I का 100% इंक्रीज हो चुका है, तो I का 100% ऐसे निकालते हैं, I × 100/100, तो क्या हो जाएगा I + I 2I, क्या हो जाएगा 2 × I। तो जो न्यू I आया, जो I' वो कितना आ गया I + I × 100, मतलब पहले तो I है ही और अब कितना हो गया 100% और बढ़ गई है, तो 100% बढ़ करके कितना हो गई 2I हो गई, मतलब समझ सकते हो कि डबल हो गई, 100% पहले से और 100% और इंक्रीज, तो कितना 200%, 200% का मतलब डबल, ठीक है, डबल हो गई। तो हम कैसे निकालेंगे अब P2, अब P2 में करंट कितना आ गया न्यू वाला 2I² × R, 2I² × R, तो क्या लिखेंगे 2I² 2 का स्क्वायर 4I² और × R। अच्छा, क्या I² R के जगह पे मैं लिख सकता हूँ P1, तो सर P2 = हो जाएगा 4 और I² R के जगह पे क्या लिखेंगे P1, तो P2 = क्या हो गया
4p1। अच्छा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज चेंजिंग की पावर, तो तुम बोलोगे सर परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको P2 में से P1 को माइनस करना पड़ेगा, P2 माइनस P1। अच्छा, P2 का वैल्यू कितना आ गया है, 4 इंटू P1 माइनस P1, तो कितना आ गया 3p1, कितना आ गया 3p1। अब परसेंटेज में, अब ये तो चेंजिंग आया हुआ है, आप परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज में निकालने के लिए डेल्टा पी का जो वैल्यू आया उसमें हम क्या कर देंगे 100 से जो आया और डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था P1, तो क्या करेंगे भाई डेल्टा पी कितना था सर 3 इंटू P1। अच्छा, कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ओरिजिनल जो था पावर उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, P1 से P1 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 300%, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो देख सकते हो इस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस को हमने क्या किया सॉल्व कराया। ठीक है, देख सकते हो ऐसे सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा और बड़ी आराम से ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने जो कॉन्सेप्ट है उससे आप क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। आप जो भी मैं क्वेश्चंस को बताया हूं सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसे नोट करेंगे, कॉन्सेप्ट नोट करेंगे। आई होप कि अब आप आज के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो डर था वो डर खत्म हो जाएगा। तो अगर आगे जो भी आपको क्वेश्चंस या जो चैप्टर आपको लगेगा कि इस चैप्टर पे हमें मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आपके जो गिवन टॉपिक होगा उस पर बना देंगे, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।